विद्यालय नया गांव गुलजारबाग और अश्वनी कुमार पांडे जी शिक्षक संजय कुमार और संजय कुमार जी सहायक शिक्षक आदर्श कन्या मध्य विद्यालय यारपुर गर्दनीबाग। सुधीर कुमार सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय सरिस्ताबाग। लालजी कुमार सहायक शिक्षक राजकीय मध्य विद्यालय सैदपुर मैंगरो। नरेश कुमार जी उच्च माध्यमिक विद्यालय देवता कनरुआ। कुमारी अस्मिता जी पूर्व पंचायत देवता। नरेश कुमार जी उच्च माध्यमिक विद्यालय देवता कनरुआ। अब शारीरिक शिक्षक और ताइक्वांडो के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जो शिक्षक हैं बादल कुमार ताइक्वांडो शिक्षक लखीसराय। पल्लू कुमार यादव मार्शल आर्ट शिक्षक पटना। गोपी कृष्ण के शिक्षक देवता धनरुआ। हम लोग एक जगह खड़ा रहिए। महतो जी के पुण्यतिथि के अवसर पर, शिक्षक दिवस के अवसर पर आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सांसद हम लोगों के नेता आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी महानगर पटना के जिला अध्यक्ष अभिषेक जी, एससी मोर्चा और माननीय विधायक आदरणीय लखेंद्र पासवान जी और स्वर्गीय रामदेव महतो जी के सुपुत्र और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय पवन मेहता जी और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनों और सभी मीडिया के साथीगण, आज वैसे महान हस्ती का हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर संगोष्ठी कर रहे हैं जिन्होंने जनसंघ के काल में इस देश के लिए सपना देखा था। जनसंघ एक विचारधारा लेकर 1951 में जब उत्पन्न हुई तो इस देश में कैसे अखंड भारत का सपना इस देश का पूरा हो, उसकी चर्चा करते थे। और आज से लगभग 70 वर्ष पहले ये लोग नारा लगाने का काम करते थे साथियों कि नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान। आज जहां होंगे स्वर्गीय रामदेव महतो जी, ऊपर से देख रहे होंगे कि आज उनके सपने को साकार करने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और जब आपके आशीर्वाद से 2019 में रविशंकर जी यहां से सांसद बनकर गए और दिल्ली में भाजपा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की दोनों सदनों में सरकार बनी, उसी 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम मोदी सरकार ने किया साथ। और अब सोचिए, कोई पार्टी कमिटमेंट से इतने लंबे समय तक कमिटमेंट को आगे अपने विचारधारा को नहीं रख सकता। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज से कमिटेड हो जाती है उससे पीछे नहीं हटती है। और आप सोचिए 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस देश के लिए अखंड भारत का सपना देखा
और तब से कई बार जनसंघ विलय कर गया जनता पार्टी के अंदर, अपनी विचारधारा को समाप्त करके देश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लोगों ने किया। और तब 1980 में भाजपा का उदय हुआ और आज भाजपा के कार्यकर्ता ये देख रहे हैं कि आज भाजपा जहां 2 सीटों के साथ खड़ी थी, आज देश में लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया। स्वर्गीय रामदेव महतो जी जब इस इलाके में काम करते थे तो आप जरूर सोचते होंगे उस समय तो विचारधारा ही चलता था, विकास की चर्चा नहीं होती थी। ठीक कहा नंद किशोर जी ने कि हम लोग तो विकास की संभावनाओं पर भी हम लोगों ने संगोष्ठी रखा है साथी, और आज डबल इंजन की सरकार हम लोग चला रहे साथी। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। और आप देख रहे होंगे, ठीक कहा नंद किशोर जी ने, 2005 के पहले की सरकार, उसके लिए विकास एजेंडा ही नहीं था। एक राजा थे, एक रानी था और कई राजकुमार और राजकुमारी थी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बिहार के विकास की कोई चर्चा नहीं थी, कभी सड़क बनने का कोई सपना नहीं देखता था, ना बिजली था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं बिहार की जनता को, जब एनडीए की सरकार 2005 में बनाने का काम बिहार की जनता ने किया साथियों, तो विकास की किरण बिहार के गांव तक पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार ने किया साथियों। आज सड़क दिखाई देता है, पुल देखता है, बिजली गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया गया। आर्थिक रूप से हम समृद्ध हो रहे हैं और चीजें स्थापित हो रही हैं। और आज हमें गर्व है कि मैं देखता था, मैं तो 2000 में भी एमएलए था, उसके पहले भी मंत्री था साथियों। मैं जानता हूं बिहार में जब बंटवारा हुआ तो हम और नंद किशोर जी उस समय सदन में थे, हम लोग को बहुत पीड़ा भी था कि झारखंड बट रहा था। लेकिन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब ये फैसला लिया झारखंड के विकास के लिए, उसके बाद यहीं पर गांधी मैदान में श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अटल जी को कहा कि हमको विकास के लिए पैसा दीजिए। लेकिन आपको सोचकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए दिया 2001-2 में, और 2005 तक 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। ये तो जब नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी और नंद किशोर जी के नेतृत्व में यहां बिहार में सरकार चल रही थी, उसी 6000 करोड़ रुपया को लेकर बिजली के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में, ग्रामीण विकास के सेक्टर में, सिंचाई के सेक्टर में, इन तमाम जगह पर विकास की किरण गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया। एसएस की कोई कल्पना नहीं थी, उस समय एमडीआर सड़कें होती थी, एसएस की कल्पना नहीं थी। नंद किशोर जी को मौका मिला, मैं तो इनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपके गुरु की पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, लेकिन आपने जो विकास के कार्य किए इसके लिए भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। एसएस की लगभग 70 से 80 सड़कें पूरे बिहार में इन लोगों ने शुरुआत करने का काम किया साथ। और आज हमें गर्व है, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है और बिहार भी बढ़ रहा है। और आज देखिए, पहले तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ईटा में कर ही रहे, अभी दरभंगा का एक्सपेंशन का काम, पूर्णिया का एक्सपेंशन का काम लगभग 2000 करोड़ से उसको भी करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ भागलपुर और राजगीर में भी 2 नए एयरपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ रक्सौल जो हमारा बॉर्डर का इलाका है, वहां भी एयरपोर्ट बनाएंगे। 8 नए मेडिकल कॉलेज, कल आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, वो 5 जगह पर जाकर बड़े हॉस्पिटल का शिलान्यास करने जा रहे हैं। और लगभग 2000 करोड़ से अधिक की राशि का जो एडिशनल पीएससी या हेल्थ सेंटर है, सबका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो साथियों, हम लगातार एक तरफ विकास की बात करते हैं और दूसरे तरफ जो लोग हैं, उसने 15 साल तक बिहार का विनाश किया है।
और ये भारतीय जनता पार्टी है, ठीक कहा आनंद किशोर जी ने, बिहार के विकास के लिए जिस तरह लगातार एनडीए काम कर रही है। हम उत्तर बिहार में देखते हैं, जब हम लोग उत्तर बिहार की ओर, मैं तो राजनीति उत्तर बिहार में करता हूं, जो टेल पॉइंट है खगड़िया, और आपको आश्चर्य होगा कि 7-7 नदियां जाकर वहां मिलती है। पूरे उत्तर बिहार में डर का माहौल रहता है, कब बांध टूट जाएगा, घर में पानी कब घुस जाएगा। अभी केंद्र सरकार ने लगभग 11-11.5 हजार करोड़ रुपया हमें दिया है साथी, और हम 4 बराज बनाने का काम करने जा रहे हैं। एक बराज हम मोतिहारी के अरेराज में बना रहे हैं, सीतामढ़ी में हम बराज बनाएंगे, हम सुपौल में बराज बनाएंगे, हम कटिहार में बराज बनाएंगे महानंदा के ऊपर, और राज्य सरकार अपने पैसे से हम लोग मधुबनी में भी एक बराज बनाने का काम चल रहा है साथी। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो उत्तर बिहार है वहां का डर का माहौल खत्म हो, वहां जो पीड़ा है इस बाढ़ को पूरी तरह कंट्रोल किया जाए, क्योंकि बिहार की 2 ही कमजोरी है। एक, नेपाल से आने वाला पानी, ये हमारी कमजोरी है, इसको ताकत बनाना है। और इसलिए हम लोगों ने इंटरनेशनल पॉइंट पर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा इस पर बात कर रही हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस पर बात कर रहे हैं, और हाई लेवल डैम जो उत्तर बिहार के लिए एक नए प्लान का और आगे विकसित बिहार बनाने में सहयोग होगा। और दूसरा, हमारी आबादी दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में हम रहते हैं। भारत में 140 करोड़ की आबादी और 10वां हिस्सा हम हैं, जबकि हमारा क्षेत्रफल बहुत छोटा है। राजस्थान हमसे बड़ा है, उत्तर प्रदेश हमसे बड़ा है, महाराष्ट्र हमसे बड़ा है, मध्य प्रदेश बड़ा है, बंगाल हमसे बड़ा है। इसके बावजूद इतनी बड़ी आबादी हमारे यहाँ रहता है। इस दोनों को ताकत बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसलिए साथियों, और सरकार के स्तर पर विकास के कार्यों को साथ साथ रोजगार देने का भी काम किया जा रहा है। और 2020 के चुनाव में जब आदरणीय प्रधानमंत्री बिहार आए थे, तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे और 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा हम लोगों ने किया था। और इसलिए इस बार आपने देखा होगा 15 अगस्त को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको तय कर दिया है कि अगले चुनाव में जाने के पहले हम 10 लाख नहीं 12 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करके जाने का काम करेंगे साहब। इसलिए बिहार के विकास की संभावना और चुनौती भी है। इसलिए चुनौती हमारे लिए आबादी और पानी दोनों है, और पानी के यूटिलाइजेशन के लिए भी हम लोग लगे कि सारी चीज़ों की व्यवस्था हो सके। इसलिए हम सभी लोगों से यही आग्रह करेंगे कि जो स्वर्गीय रामदेव महतो जी ने जिस विचारधारा को आगे ले जाने का काम किया और लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। मेरी तो 2-3 मुलाकात ही है। मैं जब सरकार में पहली बार मंत्री बना था तो उनसे मिलने आए थे, आशीर्वाद देने आए थे, तो बड़ा ही अनुभव रहा कि एक सिंपल सा एक पूर्व मंत्री से हमारी मुलाकात हुई जो एकदम साधारण थे और लेकिन असाधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। इसलिए हम तमाम लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जरूर आग्रह करें, उनके विचारों को अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। और ये भारतीय जनता पार्टी है, जो व्यक्ति सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा है, किसी दिन वो कुर्सी के बीच वाले अध्यक्ष वाले पद पर भी बैठ सकता है। इसी पार्टी में हो सकता है, दूसरे किसी पार्टी में नहीं हो सकता, क्योंकि बगल वाली पार्टी जो बगल में है साथियों, उसके यहाँ तो 27 साल से एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदला। और जो दिल्ली में बैठी है कांग्रेस पार्टी है, जिसको अंग्रेजों ने बनाने का काम किया था, उस पार्टी का भी नेतृत्व एक ही परिवार, कोई दूसरा किसी को नहीं है। इसलिए साथियों, सभी लोगों से आग्रह करूंगा, अपने जीवन में स्वर्गीय रामदेव महतो जी को अपने जीवन में अनुसरण करने का काम कीजिए। और इस शिक्षक दिवस पर भी मैं सभी हमारे जो शिक्षक हैं सभी को मैं बधाई भी देता हूं। और आप गुरु हैं और गुरु ज्ञान देने का काम करता है। ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे कि बिहार भी समृद्ध हो और देश भी समृद्ध हो। सभी लोगों को फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगला वक्ता
वक्ता के रूप में गए, मैं सोया हुआ था, तो फिर कहाँ जाना, तो पिताजी ने दरवाजा खोला। तो आप लोग कम जानते हैं, मेरा घर का नाम बब्बू होता था, अब बहुत कम लोग उसका उपयोग करते हैं, अब तो रवि चलता है। कहा बब्बू को मुझे ले जाना, कहाँ ले जाना है? कहा उसको जहाज से मोतिहारी ले जाना। कहा गलत बात, ये सब मत करिए। चले गए और बाद में मैं उठा तो मुझे मालूम हुआ, अब मैंने रोना शुरू कर दिया कि मैंने उनसे 2 महीना पहले आग्रह किया था। भाई का कितना स्नेह था उनमें, मैं आपको बताऊं। एक एक कार्यकर्ता की चिंता करना, संगठन के लिए त्याग करना, संगठन के लिए समर्पण करना। बाकी जो आज का विषय है, संभावनाएं और चुनौतियों पर संगोष्ठी, मुझे सबसे अच्छा लगा है कि बहुत सारे शिक्षकों को आज सम्मानित भी किया जाएगा। ऐसा है ना अभिषेक जी, शिक्षकों को सम्मानित करना है। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं उन शिक्षकों को बहुत सम्मानित करता हूं। शिक्षक शिक्षक होता है। आज के दिन शिक्षकों को याद करना चाहिए और इस अवसर का सदुपयोग करते हुए मैं पटना विश्वविद्यालय, पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी के अपने लॉ कॉलेज के सारे शिक्षकों को याद करता हूँ, स्कूल के शिक्षकों को याद करता हूँ। तो मैंने तुम कर क्या रही हो? कहा मेरे स्टूडेंट सब देश भर से मुझे याद कर रहे हैं और मैं उनको धन्यवाद दे रहा। अच्छा लगा मुझे। तो आज आप सभी आए हैं और मैं पंकज जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, पवन जी का, कि उन्होंने ये आयोजन किया कि शिक्षकों का उनका नाम रविशंकर है ना, तो उससे क्यों नहीं बुलाता है? तुम्हारा नाम रविशंकर है तो क्यों नहीं लोग बुलाते? बताओ तो। ये कार्यकर्ता तो बहुत छोटा है, तुम तो पंडित रविशंकर की तुलना में हो, रविशंकर शुक्ला पर। आज ये कार्यक्रम के माध्यम से उनको सम्मानित करने का काम किया गया है। ये बहुत ही यशस्वी काम है। हमें शिक्षकों को याद रखना चाहिए और शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि आपका भी आचरण ऐसा होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट आपकी तरफ आकर्षित हों। ये दोनों बातें, यही बात राधा कृष्णन ने सिखाई थी जब मैं राजसभा में था। माननीय अध्यक्ष जी और सम्राट जी और नंदकिशोर जी, मैं पुराने रिकॉर्ड को देख रहा था, तो उन्हीं के जन्म दिवस पर एक शिक्षक दिवस मिलता है। तो भूपेश गुप्ता सीपीआई के नेता थे और बहुत प्रभावी सांसद, विपक्ष के नेता थे, तो काफी कस के बोलते थे। तो पहले राधा कृष्ण उपराष्ट्रपति के रूप में प्रेजाइड करते हैं, तो उनको समझाया, माननीय सदस्य ऑनरेबल मेंबर, एक बार खड़े हुए बोले भूपेश आई से सिट डाउन। भूपेश गुप्ता बैठ गए। तो मामला क्या हुआ, सब लोग आश्चर्य हुए। उन्होंने भूपेश गुप्ता को लंदन में पढ़ाया था। तो अगर उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन की बात भूपेश गुप्ता नहीं मान रहे थे, तो शिक्षक राधा कृष्णन की बात उनके छात्र ने माना। ये होती है शिक्षक की परंपरा। आज के दिन राधा कृष्णन को प्रणाम करते हुए मैं शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि अपने स्टूडेंट से स्नेही संबंध बनाइए, अच्छा लगता है। और हमेशा आदर भाव से, एक अंतिम बात कह के अपना समाप्त करूंगा। मुझे एक टीचर ने एमए पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया था, उनको कैंसर हो गया था। अटल जी की सरकार थी, भीड़ रहते ही है, हम लोग सबों के आप जानते ही। देखा है सुबह सुबह देखे कि व्हील चेयर पर वो आई, मैं उठा, उनके पैर छुए। हमने कहा आपने क्या किया? उन्होंने जो कही वो कहा, जिसको मैंने पढ़ाया वो आज भारत सरकार का मंत्री है, तो भले मैं मरना सन्न हूं, मुझे लगा कि मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। उनके इस आशीर्वाद को मैं हमेशा याद रखूंगा। फिर मैं उनसे मिलने भी गया, इतना हो तो करीबन 8-10 महीने बाद उनका स्वर्गवास हो गया। तो मैं आज के शिक्षक मित्रों से यही आग्रह करूंगा, कुछ लोग हमारे बराबर होंगे, कुछ लोग छोटे होंगे, लेकिन अपने स्टूडेंट के साथ रिश्ता अच्छा रखिए और स्टूडेंट से कहूँगा उनके साथ रिश्ता अच्छा रखिए।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री दिलीप कुमार जायसवाल जी, बिहार के लोकप्रिय नेता और माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष और माननीय विधायक श्री लखनदेव पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अभिषेक चंद्रवंशी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और मंच के संचालक श्री पवन मेहता जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों, रामदेव महतो जी व्यक्ति नहीं थे, संस्था थे और विचारधारा के साथ जुड़ के आदमी कहां तक जा सकता है, उसके साक्षात उदाहरण थे। रामदेव जी एक सामान्य किसान परिवार से आते थे, खेती मुख्य रूप से पेशा था और पहलवानी करने का उनको शौक था, कुश्ती भी लड़ा करते थे। संघ की शाखा से संबंध बना, नगर निगम में चुनाव भी एक बार लड़े, बहुत पहले, और जब पढ़ाई पूरी हो गई, शाखा का काम करते करते पढ़ाई पूरी हो गई तो टीचर बन गए। तो एक हिलसा में जगदीश यादव जी को और एक सिवान में जनार्दन तिवारी जी। कुछ दिनों बाद ही उपचुनाव हुआ मुंगेर का, वहां के सिटिंग विधायक की मृत्यु हो गई तो उपचुनाव हुआ था, तो जगदम्बिका प्रसाद यादव जी वहां से विधायक बन के आए। 62 में केवल 4 सीटें हमारे पास थी विधानसभा की, लेकिन जब 67 का चुनाव आया, जनसंघ लगातार इस बात की कोशिश कर रहा था कि हमारी सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। हम अपने काम का विस्तार हमारे पूर्वज दे रहे थे, कर रहे थे, और उस समय आज जो आपाधापी है, आज दिलीप जायसवाल जी परेशान इस बात से रहते हैं, अभी सम्राट चौधरी परेशान रहते हैं कि हर सीट पर टिकट मांगने वाले की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, किसको दें किसको नहीं, ये चिंता उनको होती है। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय खोजा करते थे, उसमें इस बात की गिनती होती थी कि कितने लोग जीते, इसकी गिनती नहीं होती थी, कितने लोगों की जमानत बची इसकी गिनती होती थी 62 में और 57 में। तो उसमें खोजा जाता था कौन व्यक्ति बेहतर होगा, कौन जीत सकता है। पहली बार पटना साहिब, पटना जिसमें पटना पूर्वी था, पूर्वी पटना विधानसभा में उन्होंने जनसंघ का परचम फहराया और जीते। और जब जीते वो 67 में, कितने निष्ठावान कार्यकर्ता थे, कितने समझदार थे, आप इसका अंदाज कर सकते हैं। जब 67 में मिलीजुली सरकार बनी बिहार के अंदर, उस मिलीजुली सरकार में पहली बार जीते हुए रामदेव महतो जी कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। लेकिन वो सरकार चली नहीं बहुत दिन तक। 1969 में फिर से हो गया चुनाव, मिड टर्म पोल हो गया, रामदेव जी फिर जीत गए, फिर मंत्री बने। तो रामदेव महतो जी लगातार पटना पूर्वी विधानसभा से 3 बार विधायक बने, 2 बार मंत्री बने और 1 बार एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन बने। रामदेव जी चाहे वो मंत्री बने या विधायक बने, कभी उनके अंदर किस बात का अहम नहीं था। कार्यकर्ता को फीलिंग होता था कि रामदेव जी मंत्री बन गए। सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति, सबसे सहज रूप से रहने का काम। और एक बात का तो मुझे याद पड़ता है, पहले जनसंघ कार्यालय था राजेंद्र नगर में, और वहां कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय भी नाला रोड में था। रामदेव जी के पास एक फिएट था, फिएट गाड़ी, मंत्री के नाते उन्होंने लिया था लोन लेकर के। विधानसभा में लोन मिलता है रजिस्टर फॉर विधायक को, लोन उन्होंने फिएट गाड़ी ली थी। और आज जितना ताम झाम से हम लोग मंत्री लोग चलते हैं, उसमें उतना ताम झाम नहीं था भाई। तो किसी कार्यक्रम में वो जा रहे थे और कम्युनिस्टों ने कुछ छेड़छाड़ किया उनके साथ। आप विश्वास नहीं करेंगे, रामदेव महतो जी उसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे। लाठी लेकर के जो संघ की शाखा में जो उन्होंने दंड प्रहार सीखा था, उस दंड प्रहार का इस्तेमाल करते हुए 50 सीपीआई के वर्कर को भगा देने का मार के काम किया। ये काम रामदेव जी ने। आज हम लोग अगर याद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि रामदेव महतो जी ने समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया, जिसके लिए आज 17वीं पुण्यतिथि में भी हम लोग यहां पहुंचे हुए हैं।
हम लोगों के लिए ये सीख है, जितने भी लोग सामने बैठे हैं, जितने भी लोग इधर बैठे हैं, कि जीवन में हम लोग कुछ अच्छा काम समाज के लिए कर जाएं। जब इस दुनिया में हम लोग नहीं रहेंगे तब भी हम लोगों को लोग याद करता रहेगा। ये हम लोगों के लिए भी सीख है। इसलिए आज सभागार में जो बैठे यहां पर प्रतिनिधिगण हैं, मैं स्वर्गीय रामदेव महतो जी के जीवनी की जितनी बातें अभी सुन रहा था और जो जानता हूं, उससे कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखने का प्रयास करूंगा। जहां तक इस विकास की संभावनाएं और चुनौतियों पर जो सम्राट जी ने प्रकाश डाला है, हम भी जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, पटना में रहते थे, तो ठीक कहा नंद किशोर जी ने, एक चिड़ैया का फूल था, 2-2 घंटा 3-3 घंटा शाम में जाम में फंस जाते थे। और जब अशोक राजपथ में महेंद्रू में हॉस्टल में रहते थे, लॉज में, तो पीएनसीएच जब गांधी मैदान से पहुंच जाता था टेम्पू, ऑटो और गाड़ी, तब समझते थे कि अब महेंद्रू पहुंचने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आज जब उसी तरह से पहले बंबई जाते थे मेरिन ड्राइव देखने के लिए, मेरिन ड्राइव पटना में बना दिया, तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी वहां घूमने गए थे। बोले थे नीतीश जी कैसे गंगा में पाया करवा दी है। मित्रों, विकास को अगर देखना हो तो पटना शहर को ही देख लीजिए। पहले एक फ्लाईओवर हुआ करता था, और अनिसाबाद की बात जो अभी बताए कि 2006 करोड़, पूरे पटना शहर के स्वरूप को जिस तरह से फ्लाईओवर का जाल बिछा और पटना शहर का विकास हुआ, और इसके साथ साथ गांव-गांव तक बिजली, पानी, रोड पहुंचाया, तो आज प्रतिपक्ष के पास विकास का कोई मुद्दा अब नहीं है। एक बार भी प्रतिपक्ष विकास पर अब उंगली उठाने का हिम्मत नहीं कर रहा है। एक दो दिन चिल्लाया विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन जैसे मोदी जी ने वहां से पिटारा खोल दिया, तो सब लोग बैठ के बोला अब इस पर बोलने से तो बिहार की जनता सुनेगी नहीं इस बात को, तो अब विशेष राज्य का दर्जा भी भूल गए। कहा कि विशेष राज्य से 10 गुना ज्यादा मोदी जी ने यहां पर पैकेज देना शुरू कर दिया। विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया, इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। तो मुद्दा क्या बोलेंगे? अपराध बढ़ गया। मुजफ्फरपुर में एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसके ठीक पहले कलकत्ता में एक घटना घटा था, एक डॉक्टर के साथ बलात्कार होकर उसकी हत्या की गई थी। तो पूरा दुनिया और देश जो है उस विभत्स घटना की चिंता कर रही थी। ठीक उसके 4-5 दिन के बाद एक दलित महिला के साथ बलात्कार हो गया, और ये तेजस्वी यादव और इनका कुनबा ने 2 दिन तक कहना शुरू किया कि बिहार में भी बंगाल से ज्यादा अपराध है, दलित महिला के साथ बलात्कार और अत्याचार हुआ। लेकिन 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि वो राष्ट्रीय जनता दल का नेता है जो बलात्कार किया है। तब उसने तुरंत बदल दिया अपने भाषा को, बोला नहीं वो बलात्कार नहीं था, वो तो प्यार था, प्यार में इस तरह का घटना घट गया। कितने शर्म की बात है प्रतिपक्ष के नेता के लिए, एक दिन में वो बलात्कार प्यार बन गया, इसलिए कि उनका आदमी था वो। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है। अब तो आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे माता पिता थे वो लोग, बहुत अच्छे माता पिता थे। माँ बाप काहे के लिए पैसा कमाता है? कि बाल बच्चा उसका सुखी रहे, उसी के लिए कमाता है। माँ बाप काहे के लिए पैसा कमाता है? कि उसका बाल बच्चा सुखी रहे। तो लालू जी ने भी कितना घोटाला भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया कि उनका बाल बच्चा, बेटा बेटी का कुनबा सुखी से रहे। लेकिन बेटा कैसा निकल गया? जिसके लिए बेचारे घोटाला किए, जिसके लिए बेचारे जेल में रहे कि बेटा लोग सुखी रहे, खुशी रहे, बेटा को
सब तरह का सुख पहुंचाया, लेकिन बेटा नम्मा फेल रह गया। स्कूल के हेडमास्टर को बोलते रह गए, हॉस्टल में पैसा भेजते रह गए, लेकिन कोई उपाय नहीं था, बेटा को पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। अब हमारा आपका बेटा अगर नम्मा फेल होगा, उसको चपरासी का भी नौकरी मिलेगा? बोलिए भाई, हमारा आपका बेटा अगर नम्मा फेल होगा तो उसको चपरासी का नौकरी मिलेगा? लेकिन लालू जी के बेटा है तो बिहार को ही रोजगार और रास्ता दिखाना शुरू कर दिए। अब चुप हो गए, अब शांत हो गए, अब रोजगार की बात नहीं कर रहे, ना विकास पर उंगली उठा रहे हैं, ना रोजगार। काहे कि नम्मा फेल रोजगार की बात कैसे करेगा? बेचारे शर्मा गए। नहीं तो शुरू में रोजगार रोजगार रोजगार, बाद में लोग बोला भाई कि पहले ये बताओ कि आम जनता का बेटा अगर नम्मा फेल होगा उसको चपरासी का नौकरी नहीं मिलेगा, और तुम राजभोग कर रहे हो, तो चुप हो गए रोजगार। बिहार के दशा और दिशा को तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की जरूरत है, मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे बिहार की जनता इस बात को समझेगी। ये जो हवा उड़ाते रहते हैं, भावनात्मक बात करते रहते हैं, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, रोज कुछ न कुछ हवा उड़ा दो। लेकिन वहीं पर स्वर्गीय रामदेव महतो जी की आत्मा को शांति मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार के विकास के लिए चिंता कर रही है। इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए स्वर्गीय रामदेव महतो जी को आत्मा को जहां भी है भगवान उनको शांति दें, वो अच्छे तरीके से जहां भी है रहें, इसकी कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।